डिटेल में। तो देखो, जब 26 जनवरी 1950 को पूरा का पूरा संविधान हमारे सामने आया, तो इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, इनको हम लोग थोड़ा एक नजर में देख लें, फिर आगे हम लोग कवर करेंगे इसके रिमेनिंग पार्ट को। संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, पहली जो विशेषता आई वो था कि, हाँ शिवानी, तो कल रिकॉर्डिंग देख रहे थे, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तो अब आते हैं हम अपने संविधान की विशेषताओं पर। सबसे पहली जो संविधान की विशेषता बनी वो बना कि ये विश्व का सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है, विस्तृत संविधान है। पहली विशेषता है। ऐसी दुनिया में बहुत कम संविधान बनी जिसमें इतने अनुच्छेद लिखे गए। अभी देखो, हमने कल पढ़ा कि हमारे मूल संविधान में ही हम देखते हैं कि 395 अनुच्छेद थे, जो लगभग 22 भागों में बटे हुए हैं। इनके साथ साथ हम देखते हैं कि 8 अनुसूचियां, शेड्यूल भी संविधान में थे। अब अगर यहीं पर हम अमेरिका के संविधान का उदाहरण लेते हैं, तो अमेरिका के संविधान में हम देखते हैं कि केवल यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया वहां पर केवल 25 अनुच्छेद थे शुरू में, और ये इतना छोटा था कि इसको एक पेज में रखा जा सकता था। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर भारत का संविधान इतना बड़ा क्यों है और ऐसा क्यों किया गया, बनाया ही क्यों गया ज्यादा बड़ा? तो बड़ी स्पष्ट सी बात है कि देखो, दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहां पर दोहरा संविधान होता है। जैसे अमेरिका में एक संविधान संघ के लिए है और दूसरा संविधान राज्य अपने लिए खुद बनाते हैं, लेकिन हमारे यहां एक ही संविधान है जिसके प्रावधान केंद्र और राज्य दोनों पर लागू होते हैं। तो इस तरह से पहला कारण दिखता है। दूसरा बड़ा कारण है कि ऐसे बहुत सारे प्रावधान हमारे संविधान में रखे गए हैं जो आम तौर पे संविधान के प्रावधान नहीं होते हैं। जैसे मान लो ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, अगर हम कहें लोक सेवा से संबंधित प्रावधान संविधान में होते हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत कम संविधान लोक सेवा से संबंधित प्रावधान को शामिल करता है। आप अपने संविधान में देखो कि सिविल सेवकों के भर्ती से लेकर उनकी सेवा शर्तें, नियुक्ति, उनके निष्कासन, सबका प्रावधान संविधान में है। अनुच्छेद 308, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सब दिखता है। इसी तरह से कुछ ऐसे प्राधिकरण हैं जैसे हमारा सीएजी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, आमतौर पे इस तरह के पदाधिकारियों को संविधान में शामिल नहीं किया जाता है। तो इस तरह से हमारा जो संविधान है वो संघ का भी संविधान है, राज्य का भी संविधान है, पंचायती राज का भी संविधान है, नगर पालिकाओं का भी संविधान है, अन्य पदाधिकारियों का भी संविधान है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे संविधान निर्माता संविधान में स्पष्टता चाहते थे। हर एक प्रोविजन को इस तरह से उन्होंने रखा जिससे कंफ्यूजन नहीं हो और उससे बचा जा सके। इसी कारण हमारा संविधान दुनिया के सबसे लंबे संविधान में बनता है। क्लियर है? संविधान लंबा क्यों बना? क्योंकि इसके पीछे कई सारे कारण दिखाई पड़े। अब आते हैं आगे। कारण इसके, क्योंकि ये केंद्र राज्य और स्थानीय शासन का संविधान है, क्योंकि ये जो है वो विशेष पदाधिकारियों
पदाधिकारियों की व्यवस्था करता है, पदाधिकारियों का प्रावधान दिखता है, जैसे सीएजी वगैरह। लंबा ये है क्योंकि इसमें लोक सेवा से संबंधित प्रावधान है, लोक सेवा से संबंधित प्रावधान है। और लंबा इसलिए है क्योंकि इसमें अस्पष्टता है, अस्पष्टता है, क्लैरिटी है। दैट इज वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब चलते हैं आगे, दूसरी विशेषताओं को देखते हैं। पहला तो ये हो गया। अब घर पे आंसर भी लिखना है, इस पे आंसर भी लिखना है। इसको भी 4-5 पॉइंट यहां पे ध्यान में रख लेना है कि भारत का संविधान आखिर सबसे लंबा क्यों है, तो इसके पीछे कुछ कारण है। दूसरी बात आते हैं, दूसरा फीचर लेते हैं हमारा संविधान अब कैसा दिखता है। तो हमारे संविधान की जो दूसरी व्यवस्था दिखती है, वो व्यवस्था दिखती है दूसरी व्यवस्था जो दिखती है वो दिखती है लिखित संविधान। अब ये कैसी व्यवस्था है? छोटा सा प्रावधान है ये, लिखित संविधान। दुनिया में बहुत सारे ऐसे संविधान हैं, जैसे ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। अलिखित का मतलब यह नहीं होता है कि कुछ लिखा हुआ नहीं है, बल्कि प्रावधानों को एक जगह संकलित नहीं किया जाता है, उसी को कहते हैं अलिखित संविधान। लेकिन जब सारे प्रावधान कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका से जुड़े हुए प्रावधान एक जगह संकलित कर दिए जाएं, तो वो लिखित संविधान बनता है। सभी मुख्य तथ्य पूर्ण एवं अस्पष्ट रूप से लिखे हैं, अस्पष्ट रूप से लिखित है, लिखित है। अब आते हैं तीसरी व्यवस्था लेते हैं जो इसको और अलग बनाती है, संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण। संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था का मिश्रण दिखता है हमारे संविधान में। अब ये क्या है? तो देखो, संघात्मक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें पूरे राज्य का जो शासन होता है वो अलग अलग राज्यों द्वारा चलाया जाता है, राज्य की सरकारों द्वारा चलाया जाता है। साथ में एक केंद्रीय सत्ता होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करती है। तो ऐसे किसी संविधान के मॉडल को अगर देखें तो वो संघात्मक का मॉडल हमको दिखता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान को देखें तो उसके 4-5 विशेषताएं हैं जो हमारे संविधान में भी दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन सी विशेषताएं? तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन पाया जाता है, डिवीजन ऑफ पावर मिलता है। तो शक्ति का विभाजन, यहां पे ये बात ध्यान रखना है, शक्ति का विभाजन, ना कि शक्ति का पृथक्करण। शक्ति का पृथक्करण और विभाजन दोनों के इंग्लिश वर्ड भी अलग हैं और हिंदी वर्ड भी अलग है। जब शक्ति का विभाजन यूज करते हैं तो हम कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर। जब शक्तियां केंद्र और राज्य के बीच बंटती है, जैसे कृषि, सिंचाई, पशुपालन, दुग्ध, शिक्षा पर राज्य नियम बनाएगा, जबकि केंद्र सरकार सुरक्षा, वायुयान, पत्तन पर नियम बनाएंगे, आयात निर्यात पर। तो ये चीजें कहलाएंगी डिवीजन ऑफ पावर। और हमारे यहां पे 7वीं अनुसूची में ये प्रावधान दिखता है। अगेन ये बातें लिखी कहां गई हैं? तो संविधान में। तो लिखित संविधान दूसरी विशेषता बनती है, लिखित संविधान। तो हमारा जो संविधान है अमेरिका की तरह लिखित संविधान के पैटर्न पर चलता है, और यह बात दिखती है, सारे प्रावधान लिखे हुए हैं। अगेन लिखित प्रावधान से यह बात भी पता चलती है कि संघ और राज्यों का संवैधानिक अस्तित्व है। अगेन संविधान की सर्वोच्चता
मतलब कोई भी बात होगी तो संविधान को ऊपर रखकर ही बात होगी, और यही बात हमारा संविधान भी कहता है। इसी तरह से अगर कोई दुविधा आ गई, कोई वाद विवाद हो गया कि कौन सा प्रावधान केंद्र के पक्ष में जा रहा है, कौन सा राज्य के पक्ष में है, और समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां फैसला करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका, जिसको अमेरिका में फेडरल कोर्ट कहते हैं, उसकी व्यवस्था भी दिखाई पड़ती है। तो आप देखो हमारे यहां पर ये चारों व्यवस्थाएं दिख रही हैं। इसके अलावा भी जो संघात्मक व्यवस्था होता है, आमतौर पे वहां पर केंद्र तक, ध्यान से सुना, केंद्र तक राज्यों की बात पहुंचाने के लिए अलग से सदन बनाए जाते हैं, जिसको वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं और अपने यहां पर राज्यसभा कहते हैं। तो द्विसदनीय व्यवस्था होती है, जहां एक सदन राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, बायकैमरलिज्म होता है। वो सारी व्यवस्था हमारे यहां पाई जाती है। जबकि दूसरी ओर एकात्मक व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसमें शक्तियों पर नियंत्रण पूरी तरह से केंद्र का होता है, और राज्य यहां पर केंद्र की इकाई के रूप में काम करते हैं, ना कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम होते हैं। तो जब हम एकात्मक या यूनिटरी फीचर की बात करते हैं, तो एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है हर एक चीज को। ऐसी व्यवस्था कहां मिलती है? तो वो मिलती है यूके में। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, जिसको गलती से लोग ब्रिटेन भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारे यहां पे यूके की व्यवस्था है क्या? कुछ ऐसे मद हैं, कुछ ऐसा एरिया है जहां पर पूरा का पूरा नियंत्रण संसद का दिखाई पड़ता है। पूरा का पूरा नियंत्रण संसद का दिखता है। कैसे? बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे पहला उदाहरण है कि राज्यों के नाम और सीमा में परिवर्तन। संविधान कहता है कि राज्य का नाम या सीमा संसद सामान्य बहुमत से बदल सकती है। दूसरा, संसद को अवशिष्ट शक्तियां याद होगा, ऐसी शक्तियां हैं जिनका उल्लेख अनुच्छेद 248 में मिलता है, 248 में, और ये सब सब्जेक्ट किसी भी राज्य सूची, संघ सूची या संवर्ती सूची में नहीं होते हैं। ये रखे जाते हैं संसद के अंतर्गत। अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां होती हैं राज्यों के पास। तो अवशिष्ट शक्तियां उस समय कौन नहीं होंगी? जो उस समय प्रकाश में नहीं आई। जैसे मान लो कोई कहे कि यूट्यूब पर नियम बनाना है, सोशल मीडिया पर नियम बनाना है, तो वो संसद ही बनाएगी, क्योंकि ये संविधान में लिखा ही नहीं है। तो ऐसे प्रावधान जो संविधान में नहीं है, वो अवशिष्ट विषय है। इसी तरह से आते हैं अखिल भारतीय सेवा, जो ऑल इंडिया सर्विसेज है। अखिल भारतीय सेवा मतलब आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, फॉरेस्ट सर्विस, इस तीनों सेवाओं पर नियंत्रण निर्देशन केंद्र का है, जबकि ये दोनों के बीच विभाजित सेवा है। इसी तरह से आप देखो तो हमको शक्तियों के विभाजन में भी दिखाई पड़ता है केंद्र का पलड़ा झुका हुआ है। 100 सब्जेक्ट संघ सूची में है, जबकि राज्य सूची में लगभग 61 सब्जेक्ट हैं। तो संघ को अधिक शक्ति दी गई है, संघ को अधिक शक्ति दी गई है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे प्रावधान हैं। जैसे निर्वाचन, पूरी की पूरी निर्वाचन व्यवस्था केंद्र सरकार के पास है। निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार, संसद नियुक्त करती है, राज्य सरकार नियुक्त नहीं करती है। अगेन इसी तरह से लेखा और लेखा परीक्षण मतलब अकाउंट, कितना पैसा राज्य खर्च करेगा और नहीं करेगा, ये बात कौन तय करेगा? कहां कौन चेक करता है? तो सीएजी चेक करता है, केंद्र नियुक्त करता है और राज्य में जाता है वो। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रावधान संविधान में हैं जो ये बताते हैं कि
कि भारत में दोनों को मिश्रित किया गया। अब मिश्रित करने में कोई बुराई नहीं है। देखो, जब तक आटा में पानी नहीं मिलाएंगे रोटी नहीं बनेगा। बनेगा क्या? जब तक आटा में पानी नहीं मिलाएंगे रोटी नहीं बनेगा। तो वही चीज है कि एक देश को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अगर ऐसी व्यवस्था बनानी पड़े तो इसमें बुराई क्या है? कुछ लग रहा है गड़बड़ है। कुछ लोग कह दिए कि भाई ये तो क्वासी फेडरल। भाई क्वासी फेडरल तो है, बट ये हमारा नीड है, इसके बिना तो काम नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ करे तो फिर हमारा जो रोटी बनने का काम है वो रोटी नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये है। अब और तीसरा लेते हैं जो और इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट फीचर है, अगला जो फीचर है दैट इज हमारे यहां पे संसदीय सर्वोच्चता, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक स्वतंत्रता। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझना है। न्यायिक स्वतंत्रता का जो है संतुलन मिलता है। दुनिया में ऐसी व्यवस्था नहीं है, दोनों में संतुलन नहीं है। कैसे नहीं है ये बताते हैं। देखो, ऐसा कहा जाता है कि दुनिया की एक ऐसी संसद है जो केवल एक काम नहीं कर सकती है, महिला को पुरुष और पुरुष को महिला नहीं बना सकती है, बाकी सब काम कर सकती है। और ये जो संसद है, ये संसद है यूके की। तो यूके की जो संसद है, इस संसद में हम देखते हैं कि संसदीय संप्रभुता निहित है और संसद सर्वोच्च दिखाई पड़ती है, सुप्रीम दिखाई पड़ती है। उसके आदेशों को ना तो न्यायपालिका भंग कर सकता है, ना ब्रिटेन का राजा। अगर संसद ने यह पारित कर दिया कि राजा को आज जो है फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, तो अगले दिन राजा को फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। राजा को 100 रुपए सैलरी दिया जाएगा तो 100 रुपए सैलरी मिलेगा ब्रिटेन में। तो यह है ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता। यहां तक कि न्यायपालिका भी संसद वहां ब्रिटेन में स्वतंत्र नहीं थी। जैसे देखो, हम लोग अपील करते हैं तो लोअर कोर्ट का अपील हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में, बाद में कुछ मामलों में राष्ट्रपति के पास जाता है। वहां पर जो अपील होती थी वो यहां 2008 तक जो था इसका हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो था वही इसका पूरा देख रहा था। पूरा जो अपीलीय अपीलेंट अथॉरिटी थी वो यही थी। तो संसद की सर्वोच्चता ब्रिटेन में इतनी ज्यादा है कि वो महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बनाना छोड़ के सारा काम कर सकता है। आते हैं न्यायिक स्वतंत्रता क्या है। तो देखो, जो अपना अमेरिका है, अमेरिका ने कहा कि नहीं, ये सब नहीं चलेगा, बल्कि हमारी जो न्यायपालिका है वो संप्रभु होगी, वो स्वतंत्र होगी। और न्यायपालिका किसी भी न्यायिक स्वतंत्रता, किसी भी मामले को स्वतंत्रता पूर्वक देखेगी। अगर राष्ट्रपति या फिर वहां की संसद सीनेट ने हस्तक्षेप किया तो उसको भी मना कर दिया जाएगा। मतलब पूरी तरह से अलगाव की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। हमारे यहां क्या है, तो हमने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा, बल्कि हम इसके बीच में कहीं पर चलते हैं और यहां अपने आप को रखते हैं, भारत। अब यहां पे क्या कंडीशन है आप समझो, हम बीच में क्यों हैं। तो देखो, हमारी न्यायपालिका को यह अधिकार दिया गया है कि संसद के द्वारा पारित किसी नियम की ये कर सकता है न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। अगर न्यायपालिका को लगता है कि संसद ने ठीक काम नहीं किया है तो फिर रिव्यू हो जाएगा। आते हैं, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा मोटा एग्जाम्पल नहीं लेते हैं। देखो, साल था, एग्जाम्पल इसका लेते हैं 2011, और एक संविधान संशोधन पारित करती है
संसद, बहुत सारे संविधान संशोधन है, खैर यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल ये है न्यायिक पुनर्विलोकन का, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, बहुत बार हुआ है ऐसा। 97वां संविधान संशोधन पारित हुआ। ये संविधान संशोधन संबंधित था सहकारिता से, सहकारिता से, ठीक है, सहकारिता से। अब इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार सहकारी संगठनों को मान्यता देगी। न्यायपालिका ने जब देखा कि भाई सहकारिता की मान्यता देगा और वो भी केंद्र सरकार और उससे जुड़े हुए प्रावधानों को तय करेगा, तो फिर न्यायपालिका ने कहा कि भाई सहकारिता केंद्र का विषय ही नहीं है, बल्कि सहकारिता तो राज्य का विषय है। राज्य इस पर निर्णय लेंगे कि सहकारिता कैसे होगी, कोऑपरेटिव सिस्टम कैसे डेवलप होगा। और आगे चलकर इस पूरे 97वां संविधान संशोधन के 99% पार्ट को कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसी तरह से आपने सुना होगा 2015 में 105वां संविधान 99वां संविधान संशोधन आया, याद है 99वां संविधान संशोधन, दिखाता हूं 99वां संविधान संशोधन, 99th अमेंडमेंट एक्ट। चलते हैं 99th अमेंडमेंट एक्ट की तरफ। बहुत बड़ा इशू है ये, मोदी जी के आते ही ये गड़बड़ हो गया था। 99वां संविधान संशोधन पूरी तरह से संसद ने पारित किया, भारत के लगभग 15 राज्यों ने पारित कर दिया। क्यों था ये? तो ये आया था, एक जुडिशियल बॉडी बननी थी जिसका नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी, एनजेक। अब एनजेक का ये प्रावधान था कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो कॉलेजियम सिस्टम को हटा दिया जाएगा और एक कमिटी जजों की नियुक्ति करेगी। जजों की इस नियुक्ति की समिति में केंद्र का विधि मंत्री शामिल होगा। तो ये बात जो थी, इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इससे ऐसा होगा कि न्यायिक कार्यों में विधायिका का अनावश्यक हस्तक्षेप हो जाएगा। तो इस तरह से हम न्यायपालिका को अधिकार देते हैं कि वो संसद के कानूनों की समीक्षा कर पाए, संसद के कानूनों की समीक्षा कर पाए, ठीक है। अब इसी तरह से न्यायपालिका के कामों की समीक्षा करने का अधिकार संसद को है। मतलब अगर न्यायपालिका ने कोई निर्णय दे दिया और संसद को लग रहा है कि ये काम सही नहीं हुआ है या फिर न्यायाधीशों ने कोई काम सही नहीं किया है, तो संसद न्यायपालिका के न्यायाधीश पर जो उनके जो पद मुक्ति या फिर उनके कहो तो हटाने की प्रक्रिया है वो तक शुरू कर सकती है। हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर सकती है संसद, या फिर न्यायिक निर्णय बदले जा सकते हैं। न्यायिक निर्णय बदले जा सकते हैं, भारत में बदले जा सकते हैं। ऐसा भी कोई उदाहरण है क्या, कोई बताओ, कि जब न्यायिक निर्णय को ही बदल दिया गया भारत में? थोड़ा हाँ, जब न्यायिक निर्णय को बदल दिया गया, एक बार रिफ्रेश कर दे रहा हूं। जब न्यायिक निर्णय को ही बदल दिया गया, हाँ अब सही हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा लेटेंसी आ गई थी, हैंग कर रहा था थोड़ा सा। ऐसा कोई उदाहरण है क्या अपने पास जब न्यायिक निर्णय बदल दिया गया? न्यायिक निर्णय बदला गया जब? है, ये बताओ। यही तो पॉलिटी का इंटरेस्ट है जो हम लोग अब देख रहे हैं। कब न्यायिक निर्णय बदला गया? मैं वेट कर रहा हूं, न्यायिक निर्णय को आखिर कब बदला गया? कोई केस ध्यान में हो? आओ कहानी सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं पॉलिटी में क्या हुआ है, न्यायिक निर्णय कब बदली गई है। साल लगभग 1989 का था, 1989 के आसपास का साल था।
और एक लगभग वही 60-70 साल की महिला थी। 60-70 साल की महिला थी और इनका नाम था शाहबानो बेगम। शाहबानो बेगम, आप इनका फोटो देखो तो कैसा लगेगा, शाहबानो बेगम, ये थी शाहबानो बेगम। ठीक है, अब इसके हस्बैंड ने, ये लोग मध्य प्रदेश के भोपाल से आते थे, और इसके हस्बैंड ने जिसका नाम था अमजद खान, वो सिनेमा वाला अमजद खान नहीं था, हाँ केशवानंद में भी, और ये वाला तो बहुत बड़ा केस था जिसमें ये चेंज हुआ है। न्यायपालिका ने कहा, देखो हुआ ये कि इसका जो हस्बैंड था अमजद खान, उस अमजद खान ने इसको कह दिया तलाक तलाक तलाक, 3 तलाक देके इसको इस उम्र में, हाँ इस उम्र में कहा न्यायपालिका ने कि अब जो है आप जो है अमजद खान ने कहा कि अब आप हमारे घर में नहीं रहोगे, बल्कि आपको हम तलाक दे देते हैं। अब देखो आप कि इस उम्र में अगर किसी को तलाक दिया जाए तो क्या वो, हाँ थोड़ा थोड़ा लेटेंसी कर रहा है, ये नेट की प्रॉब्लम लग रही है, तो क्या वो अपना गुजारा भत्ता कर सकती है? हाँ यही वाला, क्या वो गुजारा भत्ता अपना कर सकती थी? इसे तो सिलेंडर का चूल्हा भी नहीं उठेगा, सिलेंडर बदलना हो तब भी नहीं कर पाती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमजद खान को कम से कम गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। ठीक है, यह बात कोर्ट ने कह दिया। अब मुस्लिम धर्म गुरु पहुंचे संसद के पास, और उस समय राजीव गांधी के पास। राजीव गांधी ने और बाकी लोगों ने यह सोचा कि इस तरह से न्यायपालिका क्या कर रही है, तो मुस्लिम धर्म के संस्कृति में, धर्म के रीति रिवाजों में हस्तक्षेप कर रही है, और न्यायपालिका के निर्णय को बदला गया। फिर से इसको किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिला और ये ऐसे ही तलाक देके मर गई। तो ऐसे भी नियम हमारे यहाँ पे है, जहां जो बहुत बेकार सा है, ये तो बहुत खराब हुआ था, ये तो इतना बेकार हो गया था। तो हमारे यहाँ पे संसदीय संप्रभुता और न्यायिक स्वतंत्रता का एक समन्वय दिखाई पड़ता है, न्यायिक निर्णय बदले जा सकते हैं। आते हैं एक और लेते हैं हम लोग फीचर, कि हमारी जो प्रणाली है, संविधान कहता है कि हमारी जो प्रणाली है संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन यहां पर एकल नागरिकता होगी, एकल नागरिकता होगी। क्या ऐसा संघीय देशों में होता है? तो देखो, संघीय देशों में एकल नागरिकता आमतौर पर नहीं होती है। जैसे यूएसए का एग्जाम्पल ले लें, तो यूएसए में होता यह है कि नागरिकता दोहरी होती है। दोहरी नागरिकता यूएसए के सिटीजन्स को मिलती है। कौन कौन सी नागरिकता होती है? तो वो एक तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संघ का नागरिक होगा, और दूसरी ओर वो नागरिक होता है अपने प्रोविंस, स्टेट का, स्टेट का नागरिक होता है। तो इस तरह से नागरिकता वहां पर दोहरी है। भारत में देखो तो नागरिकता क्या है, तो भारत का नागरिक जो है वो होता है भारत का नागरिक, किसी राज्य का नागरिक नहीं होता है। आखिर क्यों ऐसा प्रावधान है? तो इसका सीधा सा तर्क ये है कि हमारे संविधान निर्माता ये चाहते थे कि भारत मराठी, गुजराती, तमिल, पंजाबी, बिहारी के नाम पर खंड खंड में नहीं बटे, बल्कि अगर ये रहेगा कि भारतीय है, हाँ 377 में भी बदला था, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से नागरिकता क्या है, तो हम चाह रहे हैं कि सौहार्द बढ़े, सौहार्द बढ़े, भाईचारा बढ़े, भाई को चारा बना के खाएं लोग। तो इसीलिए हमने कहा कि भारत की नागरिकता एक होगी, और इस तरह से हम बनाते हैं एकल नागरिकता का प्रावधान। ठीक है, इसी तरह से और भी हैं, ये तो 3-4 हो गए, यही सब पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। आओ चलें आगे, चले आगे, क्लियर है?
अब फिर से एक कंसेप्चुअल पार्ट लेते हैं। अगला कंसेप्चुअल पार्ट है शक्ति का आंशिक पृथक्करण। हम शक्ति का पूर्ण पृथक्करण नहीं करते हैं। पृथक्करण, शक्ति का आंशिक पृथक्करण मतलब सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब पार्शियल सेपरेशन ऑफ पावर। पावर को हम यूज करते हैं और साथ में यूज करते हैं चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस मतलब नियंत्रण और संतुलन। नियंत्रण और संतुलन, ये हमारा अगला फीचर है। अब ये क्या है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। शक्ति का आंशिक पृथक्करण और नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था। देखो, दुनिया भर के जितने भी देश पुराने जमाने में हुए, वहां पर उनका एक राजा हुआ करता था, किंग हुआ करता था या क्वीन हुआ करती थी। अब ये जो राजा था, इसके पास सभी शक्तियां संगठित थी। चाहे वो कार्यपालिका की हो, जो काम करता है उसको कार्यपालिका कहते हैं, जो विधि बनाता है उसको विधायिका कहते हैं, और जो न्याय देता है उसको न्यायपालिका कहते हैं। याद होगा, हिस्ट्री में पढ़े होंगे, जहांगीर ने अपने दरबार में लगाया था घर के सामने ही एक न्याय की जंजीर, और न्याय की जंजीर को वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट करता था कि रात के 2 बजे भी कोई जंजीर बजा दिया तो वो जहांगीर न्याय दे देता। तो पुराने जमाने में राजाओं के पास असीम शक्तियां थी, अनकंट्रोल्ड पावर था। कुछ राजा अच्छे भी हुए, जिनके उदाहरण हम लेते हैं, महाराणा प्रताप हुए, शिवाजी हुए, जो लोगों के लिए मर गए। कुछ राजा बड़े बेकार वाले भी थे, जो खुद ही अपना जीवन जी रहे थे, और उनसे जनता को बड़ी दिक्कत आ रही थी। लोग कहने लगे कि सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण भ्रष्ट करती है। दिमाग खराब हो जा रहे थे। ऐसे समय में ब्रिटेन में एक स्कॉलर आया, उसने किताब लिखी द इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ए.बी. डाइसी। और डाइसी के समय से ही फिर ये बात होने लगी कि भाई जो है शक्ति एक जगह पे नहीं रहेगी, बल्कि अलग अलग जगहों में रहे तो ज्यादा बढ़िया है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आया शक्ति का पृथक्करण। और शक्ति का पृथक्करण ये कहता है कि शक्तियां 3 भागों में, 3 अलग अलग संस्थानों में बटेगी। एक कार्यपालिका मतलब कि सरकार होगी, जो कि नियमों को लागू करेगी। एक विधायिका होगी, जो विधि का निर्माण करेगी, मतलब संसद अलग होगी, सरकार अलग होगा, और न्यायपालिका अलग होगी, जो न्याय देगी। ठीक है, तो इस तरह से शक्ति का पृथक्करण हुआ। लेकिन भारत में ये जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था का नियम ये है कि किसी भी कार्य में, जैसे न्यायिक कार्य है तो उस पूरे न्यायिक कार्य को केवल न्यायपालिका करेगी। किसी भी तरह के न्यायिक कार्यों में विधायिका का हस्तक्षेप नहीं होगा। किसी भी तरह के सरकारी कार्यों में संसद का हस्तक्षेप नहीं होगा। यहां तक कि एक सदस्य 2 तरह की संस्थाओं का मेंबर भी नहीं होगा। मतलब कि अगर कार्यपालिका है, जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, तो वो सीनेट का सदस्य नहीं होगा, वो सीनेट का सदस्य नहीं माना जाएगा। वहीं न्यायपालिका पूरी स्वतंत्र रहेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि व्यक्ति भी अलग, कार्य भी अलग और संस्था भी अलग। ये था शक्ति के पृथक्करण का नियम। शक्ति के पृथक्करण का नियम। ठीक है, थोड़ा लेटेंसी आ जा रहा है। शक्ति के पृथक्करण का नियम। ठीक है, चलो आते हैं शक्ति के पृथक्करण का नियम। एक बार रिफ्रेश कर दे रहा हूं, सही हो जाएगा। रिफ्रेश करने से सही हो जाता है फिर वो।
कार्यपालिका भी अलग और विधायिका भी अलग। आ गया? वीडियो आया? आएगा आएगा, आ रहा है पूरा। नेट बहुत स्लो चल रहा है लग रहा है। आ रहा है आ रहा है आ रहा है। आ रहा है आ रहा है। बस आ रहा है, लेटेंसी हो रही है ये। हेलो, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। ठीक है, चल रहा है ये। तो कार्यपालिका भी अलग, विधायिका भी अलग और न्यायपालिका भी अलग हो जाएगी। हाँ, वो बफर जो कर रहा है उसका रीजन ये होगा कि शायद बहुत ज्यादा उसकी क्वालिटी बढ़ाई गई होगी। ठीक है, आ गया आ गया आ गया। हाँ, तो इस तरह से हम देखते हैं कि देखो हमारे यहाँ पे, ठीक है आ गया, तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शक्ति का पृथक्करण कहता है कि किसी भी संस्था के पास असीमित शक्तियां नहीं होंगी, अनलिमिटेड पावर नहीं होगा। इससे क्या होगा, तो ये किसी को मनमाने तरीके से दंडित नहीं कर पाएगा, मनमाना काम नहीं कर पाएगा। बड़ी अच्छी बात थी, अमेरिका ने इसको इंप्लीमेंट भी कर लिया। लेकिन इसमें दिक्कत थी, इसमें दिक्कत थी कि देखो अगर सरकार मतलब राष्ट्रपति अमेरिका का बन गया तो 4 साल के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति से प्रश्न पूछने का कोई तरीका है ही नहीं, वो आंसरेबल है ही नहीं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप देखो उल्टा सीधा काम कर रहा है, अब उसको कौन जाके बताए कि भाई आप 4 साल बाद खत्म हो जाओगे, 4 साल बाद आपका शासन नहीं रहेगा। तो 4 साल के बीच में भी तो कंट्रोल करने की जरूरत थी। हमारा संविधान कहता है कि देखो भले आप 5 साल के लिए आ जाओ, लेकिन इस बीच में हम आपको संसद में बुलाएंगे और संसद के सदस्य के रूप में आपको शपथ दिलाएंगे, ताकि संसद में अगर प्रश्न पूछा जाए आपके कार्यों पर तो आप जवाबदेह होगे। और अगर बीच में भी लगता है कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो तो आपको अविश्वास प्रस्ताव से हटा दिया जाएगा। तो हमने क्या करा, तो हमने इस जो शक्ति का पृथक्करण है उसको थोड़ा सा मोल्ड किया। और भारत में देखो तो भारत की व्यवस्था यह है कि भारत में कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका इस दोनों के बीच में क्लियर डिवीजन नहीं है। और इसका पर्पस यह है कि भाई जवाबदेही, दैनिक जवाबदेही, डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनिश्चित किया जा सके और कोई प्रधानमंत्री कार्यकाल के बीच में भी निरंकुश नहीं हो। जबकि हमने न्यायपालिका को छोड़ दिया स्वतंत्र, न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो इस तरह से अमेरिकन मॉडल हमारा नहीं है, हमारा मॉडल थोड़ा सा अलग है। हम लोग शक्ति के पृथक्करण को पूरी तरह से नहीं लेते हैं। ठीक है, जो हमारा है लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर है। क्लियर है? अब प्रधानमंत्री जो होते हैं वो कार्यपालिका के भी सदस्य हैं और विधायिका के भी सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री के अंदर में विभाग भी होते हैं, गृह मंत्री जो होम डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, संसद के सदस्य भी होते हैं, रक्षा मंत्री संसद के सदस्य भी होते हैं और रक्षा मंत्रालय के भी प्रमुख होते हैं। तो इस तरह से डिवीजन चलता, हमारे यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन चलता है। ठीक है, अब आओ कि नियंत्रण और संतुलन क्या है। तो हर एक संस्था अपने यहाँ एक दूसरे को नियंत्रित करती है और संविधान के अनुरूप शासन को बना के चलती है। जैसे सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति बढ़िया काम नहीं करेगा, महाभियोग लगा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री अच्छा काम नहीं करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे। न्यायाधीश बढ़िया काम नहीं करेंगे, जैसे वो JS वर्मा है, नाम सुना होगा,
तो उनको भी हटा दिया जाएगा। तो इस तरह से पूरा का पूरा हमारा जो संविधान है वो नियंत्रण और संतुलन पर है। हर एक प्राधिकरण को दूसरे प्राधिकरण पर काम करने और नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है। अब चलते हैं कुछ और एक दो विशेषताएं फिर क्वेश्चन कर लेंगे। क्लियर हो रहा है? ये आगे नियंत्रण और संतुलन पे पूरा लिखा देंगे, टॉपिक ही है वो, अभी बस समझने वाला पॉइंट है, कंटेंट वगैरह हो जाएगा उस पे। तो अभी बस समझने के लिए है नियंत्रण और संतुलन। चलो अब आते हैं अगला कि हमारे यहां और क्या विशेषताएं हैं संविधान में। तो हमारा जो संविधान है उसकी अगली विशेषता आती है वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो 324 है वो सीधा सीधा कहता है कि 18 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक मतदान कर सकता है। अब ये अच्छा है या बुरा है? देखो इसके दो पक्ष समझना पड़ेगा इसमें। कुछ लोगों का यह मानना है कि ये प्रावधान गलत है, ये प्रावधान गलत है, क्योंकि आप जो है दो लोगों को एक साथ मान रहे हो, एक पढ़ा लिखा है, डिग्री प्राप्त कर रखा है, और एक अनपढ़ है, गांव में रह रहा है, उसकी आवश्यकता कम है, दूसरे की आवश्यकता ज्यादा है। एक दुनिया देख रहा है, समझ रहा है, और एक दुनिया नहीं देख रहा है, नहीं समझ रहा है। तो कुछ लोगों का कहना है कि मताधिकार एक राजनीतिक अधिकार है जो सरकार के भविष्य को तय करता है, देश को तय करता है। इसीलिए ये अधिकार ऐसे लोगों को मिले, ऐसे लोगों को दिया जाए जो सक्षम है या विवेकशील है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई देखो, बात तो ठीक कह रहे हो कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, जो इकोनॉमी जानता है, वो समझेगा रोजगार कैसे मिल रहा है। वही जो गांव में खेती पथारी कर रहा है उसको क्या मतलब है, जीएसटी आ गया, नोटबंदी हो गई, वो तो अनाज अपना लाया और कर रहा है। तो दूसरे लोग कहते हैं कि यहां तक तो बात ठीक रही, लेकिन हर एक आदमी की कुछ आवश्यकताएं होती हैं और हर एक आदमी उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम करता है, और काम कहीं ना कहीं राष्ट्र के निर्माण में योगदान करता है। तो क्यों हम उस योगदान को अनदेखा करें? क्या एक मजदूर या भीख मंगा, अब इससे छोटा उदाहरण क्या लेंगे, वो भी तो साबुन सर्फ तेल खरीदता है, उस पर भी तो जीएसटी लगता है। उसके अधिकारों को क्यों छीना जाए बस इसलिए कि वो शिक्षा नहीं जानता है, साक्षरता नहीं जानता है? भाई कम से कम वो तो ये जानता है ना कौन उसको साबुन तेल दे सकता है, कौन उसका पेट भर सकता है, कौन उसके लिए मनरेगा और राम जी राम स्कीम चला सकता है। तो बात यहीं पर थी कि देखो हर एक व्यक्ति सही कैसे है, तो जो इसके समर्थक हैं, समर्थक में सबसे बड़ा समर्थक है JL नेहरू। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र निर्माण में योगदान करता है, इसलिए इस तरह के भेदभाव को करने की जरूरत नहीं है। आप जो है सबको अधिकार दीजिए। अगर साक्षरता जागरूकता होगी तो कोई बढ़िया सरकार आएगी। तो इस तरह से ये बनता हुआ दिखता है। चलो अब आते हैं, बहुत सारे प्रावधान कर लिए, ये तो संविधान की विशेषताएं। सबसे लास्ट का एक प्रावधान करेंगे
आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान। एक और कर लेंगे, मौलिक अधिकार और निदेशक तत्व वाला, फिर इसको खत्म करेंगे। आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजन। देखो, समय कोई नहीं देख के आया है, कल क्या होगा ये नहीं पता है। अगर स्थितियां बहुत खराब हो गई, उस समय क्या होगा, देश कैसे चलेगा। तो वही बात हुई कि जैसे हम लोग एक इमरजेंसी फंड रखते हैं या कुछ चीजें घर में जमा करके रखते हैं, हमारे संविधान निर्माताओं ने भी 3 तरह के आपातकाल की संकल्पना को संविधान में रखा। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल, जब पूरे देश पर संकट आ जाएगा, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होगा, तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा। जब राज्यों में शासन चलाना संभव नहीं होगा, तो राज्यों में भी आपातकाल लगाया जा सकता है, और ये आपातकाल राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लगाते हैं, और राष्ट्रपति अपने मन से भी लगा सकते हैं। तीसरा, अगर आर्थिक स्थिति ही खराब हो जाए तब क्या होगा, तो उस समय सभी पदाधिकारियों के वेतन काट लिए जाएंगे और वित्तीय आपातकाल लगा दिया जाएगा। ये एक तरह का इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, एक तरह की आपातकालीन प्रतिक्रिया है, और ये प्रतिक्रिया हमारे संविधान निर्माताओं ने जर्मनी से लिया और जानबूझ कर रखा। कारण यही था, इस संकट से अगर उबार लेंगे तो देश लंबे समय तक जीवित रहेगा। तो इस तरह से ये प्रावधान दिखता है। हालांकि अब तक जो इसका उपयोग या दुरुपयोग समझो, वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा, नॉट इंप्लीमेंटेड। राज्यों में आपातकाल कितनी बार लगा, तो 100+ बार लग चुका है। और ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो हमने देखा है 3 बार लगा है। 3 बार कब कब राष्ट्रीय आपातकाल लगा, तो एक बार हम देखते हैं कि 1962 में जब चीन की लड़ाई हुई थी, उस समय लग गया 1962 वाला चीन की लड़ाई में। एक लगा 1965 में जब पाकिस्तान से लड़ाई हो रही थी, और एक लगता है 1965, और एक 65 में नहीं लगाए थे, 1971 में लगाए थे। एक लगा 1971 में लगाए, और एक 1975 में लगाए। एक 1971 में लगाते हैं और एक 1975 में लगाते हैं, जो आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल था, जिसमें इंदिरा गांधी ने बहुत ज्यादा एक तरह से निरंकुशता करी थी। तो इस तरह से आपातकालीन प्रावधान हमारे यहाँ हैं। दुरुपयोग भी हुआ, उपयोग भी हुआ। देखो, चीन जैसे देश थे, पाकिस्तान जैसे देश थे, उस समय उनका मुकाबला करने के लिए रिसोर्स उधर ही डाइवर्ट करना था। अगर नहीं करते तो पूरा का पूरा जो अपना देश था वो खत्म हो जाता। तो ये चीजें थी आपातकालीन, जिसने देश को बचाया। अब आओ एक लास्ट का प्रावधान कर लेते हैं, फिर इसको क्लोज करेंगे। वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार और निदेशक तत्व। निदेशक तत्व। अब आते हैं कि इसकी व्यवस्था। दुनिया के कुछ ही संविधान है जहां पे दोनों चीजें हैं, बहुत जगह पे ये चीजें नहीं दिखाई पड़ती है। आते हैं थोड़ा सा समझते हैं क्या है। सबसे पहले दुनिया का पहला देश अमेरिका था जिसने फंडामेंटल राइट्स को सबसे पहले देने वाला जो देश था वो था, सबसे पहला देश वो था यूएसए। यूएसए का बहुत छोटा सा लिस्ट है जो उसके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था भी नहीं।
संशोधन कर करके फिर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब बाद में कई सारे देशों ने अपनाया और हुआ ये कि फंडामेंटल राइट्स के लिस्ट लंबे होते चले गए। हमारा जब संविधान बन रहा था तो उस समय तक आते आते लगभग 40-50 अधिकार चिन्हित हो चुके थे कि ये सब अधिकार देने हैं। अब दुविधा ये आ रही थी कि हर एक अधिकार को राज्य देने में सक्षम नहीं था। पहले समझते अधिकार क्या है कि देखो, फंडामेंटल और राइट। फंडामेंटल का हुआ मतलब आधारभूत या मौलिक, और अधिकार ऐसे विधिक जो है वो विधिक प्रावधान होते हैं जिन पर हम दावा कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। विधिक प्रावधान होते हैं, लीगल प्रावधान होते हैं जिनका दावा किया जा सकता है, मतलब मांगा जा सकता है। मांगा जा सकता है कैसे? तो न्यायपालिका के थ्रू भी इसको मांग सकते हैं। और किससे मांगेंगे? तो ये मांगेंगे राज्य से, स्टेट से। कौन मांगेगा? तो मांगेगा व्यक्ति। व्यक्ति राज्य से इन विधिक अधिकारों, इन विधिक प्रावधानों की मांग कर सकता है। अब क्वेश्चन आया कि मांग क्यों करेगा व्यक्ति? प्रश्न ये भी है कि मांग क्यों करेगा व्यक्ति? आखिर राज्य ने हमारा ऐसा क्या किया, या हमने ऐसा राज्य का क्या कर दिया कि राज्य हमसे मांग करे, राज्य से हम मांग करें कि दो, ये हमारा अधिकार है, नहीं दोगे तो बात खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। सोचो जरा इसमें क्या लॉजिक दिख रहा है। तो ये लॉजिक, इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये देखो, इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा, नागरिकता के प्रावधान को समझना पड़ेगा। नागरिकता के प्रावधान को समझना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति जब भारत का नागरिक बनता है, कोई भी व्यक्ति जब भारत का नागरिक बनता है, तो जैसे एक किराएदार अपने मकान मालिक के दिए हुए मकान की देखभाल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, वैसे ही जन्मजात हम इस देश के प्रति देशभक्त होने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। हम पैदा होते ही ये मानकर चलते हैं कि इस देश की रक्षा, इस देश की एकता, अखंडता पे हम जो है अपना काम करेंगे और कभी भी इस देश का बुरा नहीं चाहेंगे। जो भी कानून सरकारें बनाएंगी उनको हम लागू करेंगे, उनको अपने ऊपर फॉलो करेंगे। यही बात होती है नागरिकता की। जैसे किराएदार मकान मालिक को रेंट देता है, उसके घर को ठीक रखता है, तोड़ता नहीं है, यही है एक नागरिक का कर्तव्य। अब देखो, जैसे नागरिक ने कर्तव्य निभाया तो राज्य का भी तो कुछ कर्तव्य होगा कि अगर हम कहें कि ठीक है, हम जो है, आप कहेंगे तो हेलमेट पहन के जाएंगे, गाड़ी चलाएंगे तो अपने लेन में चलाएंगे, लेकिन आप रोड तो बनवा के दोगे। बिना रोड बनवाए हम कैसे चलेंगे? यस, हमने राज्य को अपनी शक्तियां, अपनी निष्ठा सौंप दी है। तो राज्य का भी ये उत्तरदायित्व है कि वो हमारे लिए कुछ ऐसे बेसिक चीजें उपलब्ध कराए जिससे हमारा जीवन अच्छा हो जाए। और यही अच्छा जीवन अगर आधारभूत चीजें, बिजली, पानी, सड़क, खाना, शिक्षा, समानता उपलब्ध कराएगा तो व्यक्ति का जीवन अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएगा, हो जाएगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। अगर इतनी चीजें नहीं होंगी तो फिर व्यक्ति आगे अपना वृद्धि विकास नहीं कर पाएगा। चलो, तो ये क्लियर है। हमारे यहां पे चूंकि फंडामेंटल राइट्स, हमारे नेताओं ने सोचा कि बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दे देते हैं, पैसा था नहीं, देश उस समय ऐसा बना हुआ नहीं था, तो इन्होंने कहा कि कुछ अधिकार हम अभी सौंप देते हैं जो मौलिक अधिकार के रूप में होंगे। और ये जो मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार क्या होगा? तो वो होगा न्यायोचित। न्यायोचित मतलब जस्टिसिएबल।
जस्टिसिएबल होगा, जस्टिसिएबल होगा मतलब स्टेट के अगेंस्ट में नागरिक कह देंगे कि भाई तुमने हमको पानी नहीं दिया, बिजली नहीं दिया। तो ये बात आई मौलिक अधिकारों से। लेकिन जो मौलिक अधिकार उस समय नहीं दे सकता था, जैसे मान लो काम का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ये सब कैसे होता? तो अब यहीं पर हमारे संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार थे, कल उनका नाम पढ़े थे, सर बेनेगल नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव ने कहा कि देखिए ऐसा करिए कि पूरे मौलिक अधिकारों की सूची को दो भागों में बांट दीजिए, एक जो अभी आप दे सकते हैं और एक जो भविष्य में आने वाली सरकारें दे सकती हैं, और इनको बनाइए डीपीएसपी। तो इस तरह से हमारे पास मौलिक अधिकार भी आ गए और डीपीएसपी भी आ गए। ये ऐसे अधिकार हैं जो भविष्य में दिए जाएंगे, इसीलिए इन्हें कई बार भविष्य के मौलिक अधिकार भी कहते हैं। क्या ऐसा हुआ 70 सालों में कि कोई भविष्य का मौलिक अधिकार वर्तमान में मिल गया? कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ कि कुछ ऐसे अधिकार जो डीपीएसपी में थे वो वाकई मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित हुए। आंसर दो, तब तक मैं गूगल पे ले चलता हूं उसको देखने कि ऐसा वाकई हुआ कभी। कोई एक मौलिक अधिकार, डीपीएसपी मौलिक अधिकार बदल गया, बदल गया। चलते हैं हम लोग, आओ आंसर दो, तब तक मैं खोजता हूं उस आर्टिकल को जो इसको जस्टिफाई करेगा कि एक डीपीएसपी अब मौलिक अधिकार हो चुका है। तो ये है अपना अनुच्छेद 21। यस, वेरी गुड। अनुच्छेद 21 को, यही वो अधिकार था जो पहले हम देख रहे थे अनुच्छेद 45 में डीपीएसपी में रखा हुआ था। बाद में जब 86वां संविधान संशोधन आया तो यह पता चला कि राज्य अब शिक्षाओं को देने में सक्षम है और ये वाकई मौलिक अधिकारों के रूप में आ गए। तो ऐसे भविष्य में दिया जाएगा। जी राम जी स्कीम इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, जी राम जी काम के अधिकार का है, अनुच्छेद 41 का है। जब काम हो जाएगा सब जगह तो फिर वो भी एक अधिकार ही बना दिया जाएगा कि मांगे जाने पर काम दे देंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं दिखाई पड़ती है। चलो, तो ये पूरी विशेषताओं का एक पूरा सेट देखें। अब चलते हैं हम लोग, ये पूरा सेट है, नोट इसी को कर लेना है। नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे थे ये बताओ, नहीं तो मैं इसको शेयर कर दूंगा। नोट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कुछ नोट किए? क्लास नोट्स यही सब है। राहुल, नोट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कुछ नोट किए या समझते फिर बाद में रिकॉर्ड वाला नोट करोगे? कर रहे हैं ना? और शिवानी बेटा आपका? ठीक है, चलो चलते हैं। अब हम लोग कुछ मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक दो क्वेश्चन मेंस के भी लिखने हैं। ये तो प्रीलिम्स वाले हैं, प्रीलिम्स वाले हैं। मेंस वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं जो घर पे लिखने हैं। पहला एक क्वेश्चन लिखेंगे आज के लिए, होमवर्क है ये।
भारतीय संविधान, भारतीय संविधान उधार की चीजों का संग्रह टिप्पणी करें। टिप्पणी करें। भारतीय संविधान उधार की चीजों का संग्रह है, टिप्पणी करें। अब आओ, सबसे पहले दोनों काम करना है, आंसर राइटिंग भी करनी है हमें। देखो, उत्तर का जो प्रारूप होगा कुछ ऐसे, उत्तर प्रारूप। जब भी उत्तर लिखेंगे तो पहले दिन से ही क्लास में ये चीजें चलनी चाहिए। अब शुरू हो गई है, आंसर राइटिंग करते चलेंगे टॉपिक वाइज। ये क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछा है, जीएस में नहीं पूछा है, बट कहीं और पूछा है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बैग ऑफ बोरोइंग, ठीक है। अब चलते हम लोग, प्रारूप इसका क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बनानी है एक भूमिका, और भूमिका में भूमिका लिखना नहीं है, सीधा सीधा पेज के शुरू से लिखना स्टार्ट करेंगे। कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन लिख लेंगे यहां पे, और उसके बाद आंसर यहां लिखेंगे कि भारतीय संविधान, कुछ ऐसा इसको बना सकते हैं कि भारतीय संविधान विश्व के संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है, विस्तृत संविधान है, जो अनेकानेक स्रोत पर आधारित है, अनेकानेक स्रोत पर आधारित है। बस यही है भूमिका। इसका पूरा सेंस निकला कि हम कहां खींच के ले जा रहे हैं, संविधान के स्रोत पर। अब इसका मुख्य भाग शुरू होगा। मुख्य भाग ये भी नहीं लिखना है, यहां लिखेंगे सीधा एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। एक लाइन लिखे कि भारतीय संविधान विश्व का विस्तृत संविधान है। थोड़ा फैक्ट डाल सकते हो कि भाई इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं, और यह अनेकानेक स्रोत पर आधारित है। इसके बाद दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, सीधा बनाएंगे संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत। बहुत शॉर्ट में नोट्स पहले ही मिला हुआ है, संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत। अब संविधान के स्रोत को बताते हुए या तो ऐसे टाइप लिखो या फिर फ्लो चार्ट बना दो, ऐसे देशज स्रोत और विदेशज स्रोत, पूरा स्रोत बना देंगे, ठीक है। फिर संविधान का स्रोत शुरू होगा, इसके बाद आएंगे, इसके बाद स्रोत बताने के बाद तीसरा भाग शुरू होगा। पार्ट मुख्य भाग में पहला भाग हो गया संविधान का स्रोत। अब आते हैं अगला, इसका भाग बनाएंगे, लिखेंगे आलोचकों के मत, आलोचकों या समीक्षकों के विचार। एक लाइन में यहां पे लिख देंगे, कुछ आलोचक उपरोक्त स्रोत के आधार पर भारतीय संविधान को उधार की चीजों का संग्रह कहते हैं और भारतीय संविधान की मौलिकता पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। इसके बाद आएंगे, इसके बाद जो है तार्किक विश्लेषण,
तार्किक विश्लेषण। फिर से हेडिंग बदलेगा। अब यहां पर मतलब ये हुआ कि आपने विपक्ष में तर्क दिए और अब पक्ष में तर्क देंगे। तो भारतीय संविधान, अब पक्ष में बताएंगे कि भारतीय संविधान के स्रोत यद्यपि अनेकानेक हैं, पर इन्हें भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला गया है। ऐसे सभी प्रासंगिक प्रावधानों को रखा गया है जो भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाते हैं। इन प्रावधानों से व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता का संरक्षण होता है। विगत 70 वर्षों के अनुभव से ये ज्ञात होता है कि ऐसे प्रावधान जो विश्व के सुस्पष्ट परंपराओं पर आधारित हैं, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त है। ठीक है, अब इसी बात को यहां पर रखते हुए सीधा निष्कर्ष नहीं भी दो तो ये पूरा पॉइंट आपका बन जाएगा विश्लेषण में। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रश्न था उल्टा, हमने उसको बनाया लास्ट में जाकर सीधा। तो जब टिप्पणी करे का प्रश्न आता है तो टिप्पणी का सेंस होता है, जब भी टिप्पणी करे आएगा तो समझ लेना वो उल्टा प्रश्न है, कुछ उल्टी बात पूछी गई है और उसको आपको हमेशा इसकी बात पर, जो ये बात है इसकी बात पर लगभग 70% बात लिखनी है और 30% बात इसको पलट दो। ये इसके जैसा जैसा वो कह रहा है वैसे ही क्वेश्चन में जैसा कह रहा है वैसे लिख दो और बाद में 30% विपक्ष में हो जाना है। जैसे यहां पे हुआ कि हमने पूरी बात जो थी कि संविधान उधार का बोरा है, हाँ ठीक है भाई, आप कह रहे हो, स्रोत भी दिख रहा है और लोगों के तर्क भी हमने पढ़े, अब लेकिन वो बोरा नहीं है बल्कि वो जो है वो बड़े काम का बोरा है। ठीक है, आ रहा है, क्लियर हो रहा है, लिखा जाएगा घर पे। मैं चाहता हूं कि इसको लिख के दिखाओ, डायग्राम वगैरह लेके, ठीक है, इसको अच्छे से करो। बताओ राहुल शिवानी, आ रहा है, क्लियर हो रहा है? आंसर कैसे करना है? भारतीय संविधान उधार का बोरा है। टिप्पणी करें, नेचर को समझना है क्वेश्चन के। ठीक है, चलो, तो एक क्वेश्चन ये आज का होमवर्क हो गया। इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, बच्चों वाला प्रश्न ले लेते हैं। स्टेट पीसीएस का दूसरा क्वेश्चन ट्राई कर लेना जो आज समझे हैं कि भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं को बताएं। भारतीय, ये पीसीएस में पूछा जाएगा, संविधान की मुख्य विशेषताओं को बताएं। भूमिका सेम रहेगी, कुछ ऐसा, मुख्य विशेषताओं को बताएं। भारतीय संविधान एक अद्वितीय संविधान है जो विश्व के, क्या, एक संविधान के बारे में लिखना है और जितने पॉइंट्स हैं वहां पे करते हुए चल रहे हैं। तो 2 क्वेश्चन है, इसको ज्यादा वर्ड नहीं देना है, 200 वर्ड्स तक लपेट लेना है, 200 वर्ड्स तक लपेट लेना है। चलो बढ़िया है, और लगभग 8:45 हो गया है। अगर अभी हम लोग दूसरे टॉपिक प्रियम्बल को टच करेंगे तो आधा अधूरा भी नहीं हो पाएगा प्रियम्बल। ठीक है, तो आज जो है होमवर्क यही है कि जो नोट्स मिले हुए हैं, नोट्स को देखो,
आंसर प्रैक्टिस करते हैं, आंसर प्रैक्टिस करते हैं और कल के क्लास में फिर हम लोग प्रियम्बल और बाकी चीजों को करते चलेंगे, क्योंकि ये समझने वाला टॉपिक था तो थोड़ा समझने में तो टाइम लगेगा ही। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे इसको रुकते हैं, कल इसको करेंगे डिटेल में। चलो फिर आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। ठीक है, आज गुड नाइट करते हैं हम लोग यहीं पे, क्योंकि 15 मिनट में फिर वो नया टॉपिक टच होगा तो पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाँ फिर वो आधे में हो जाएगा, फिर वो कहानी नहीं बन पाएगी ना, और कहानी बना बना के ही पढ़ना है, बिना कहानी के कुछ चीजें पढ़े तो फिर वो दिमाग से पल्ले नहीं पड़ेगा। चलो फिर रिवाइज करो, आंसर लिखो। गुड नाइट।